गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की विशेषताएं। जिसमें पहली विशेषता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 d1 से 10 ns1 से 2, यानी इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल में होंगे वो 1 से और कहां तक होंगे 10 तक, और पूरे s ऑर्बिटल में होंगे वो 1 से 2 तक होंगे। n क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमने क्या लिया? डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट स्पेडियम। स्पेडियम में एटॉमिक नंबर कितना है स्पेडियम का? 21। तो हमारे पास इनर्ट गैस है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। तो हम 80 तक का तो शॉर्ट में क्या लिख देंगे? आर्गन ब्रैकेट के अंदर। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो s ऑर्बिटल में भरा जाता है 4s में। 4s 4s के बाद 4s2, यानी 18 + 2 20, और 21 वाला इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? 3d ऑर्बिटल में। ऐसा क्यों? बिकॉज़ 4s का जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है इससे 3d से। फिर टाइटेनियम में कम इलेक्ट्रॉन 3d2, वेलेडियम 3d3। अब क्रोमियम। क्रोमियम वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 ना होकर कितना होता है? 3d5 4s1। ऐसा क्यों? बिकॉज़ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन is more stable than the incomplete field configuration। अब यहाँ पर हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल हैं? 5। तो ईच सब ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। इसका मतलब ये हाफ फील्ड और s भी हाफ फील्ड है, तो इट इज मोर स्टेबल देन द इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1। ये पूछते हैं आगे नंबर में। मैग्नीज में 3d5 4s2, फिर Fe कोबाल्ट निकेल तक एक-एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में इंक्रीज हो रहा है। देन ये कॉपर का क्या होना चाहिए था? 3d9 4s2। थीटा एक्चुअल में 3d10 4s1। क्यों? क्योंकि d10 होते ही d ऑर्बिटल का हो गया कंप्लीटली फिट और s ऑर्बिटल हाफ फिट है। तो देन 3d10 4s1 स्थिति में जो आपका एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल है देन द 3d9 4s2। सो कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s1। जिंक आयरन 3d10 4s2। ये था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसमें आपको स्पेशली इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्रोमियम एंड कॉपर। उसके बाद दूसरी विशेषता हम पढ़ते हैं त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा किसी भी एटम की परमाणु त्रिज्या का एब्सोल्यूट वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं? परमाणु त्रिज्या की जगह गैसीय त्रिज्या ज्ञात करेंगे। इसमें तो अपने आप ही धात्विक त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली डी ऑर्बिटल क्या सारे धातु धात्विक त्रिज्या कह लीजिए। धात्विक त्रिज्या की अगर बात करते हैं और एटॉमिक रेडियस, अगर जनरली आपको एटॉमिक में पूछते परमाणु और धात्विक तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ त्रिज्या का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कैसे? इन स्पेडियम से लेकर के जिंक तक हम इसकी स्टडी कैसे करते हैं? हॉरिजॉन्टल में स्टडी करते हैं, क्षैतिज रूप से स्टडी करेंगे। तो स्पेडियम से जब आप टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम इधर जब बाएं से दाएं चल रहे हो आप, तो आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। स्पेडियम का कितना है? 21 22 23 24 25। दाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या इंक्रीज हो रही है। तो हमारा जो बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल जिसको कहते हैं प्रभावी परमाणविक क्रमांक जेड इफेक्टिव की वैल्यू, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश या आकर्षण बल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। यानी स्पेडियम से लेके जब आप मैग्नीज तक चलते हो तो आपको क्या होगा? एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बेसिकली क्या होगी? डिक्रीज। अब मध्य के तत्व Fe कोबाल्ट और निकेल की एटॉमिक रेडियस लगभग समान है। लगभग क्या है? समान या स्थिर है। फिर आप जब कॉपर से जिंक में जाते हो तो फर्दर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने लगती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज। ऐसा क्यों? शुरू में जेड इफेक्टिव जो है वो डोमिनेट है किस पर? परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मध्य के तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव वो किससे संतुलित हो जाता है? बैलेंस स्क्रीनिंग इफेक्ट से। और अंतिम तत्वों में स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट हो जाएगा जेड इफेक्टिव पे। इस कारण से त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। तो आपने ट्रेंड क्या देखा? इनिशियली डिक्रीज हुई
मध्य में स्थिर हुई और बाद में फिर से आपकी बढ़ने लग गई। ये क्या है इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव के आधार पर आपसे समझा। अब परिरक्षण प्रभाव क्या है, ये आपका क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक आपका क्या है नाभिक। ये इसकी सेल होगी के सेल एल सेल एम सेल। ये इसका कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया बाह्य इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या लगेगा आकर्षण। क्या लग रहा है आकर्षण बल। लेकिन साथ में आप देखोगे तो ये आपका बाह्य इलेक्ट्रॉन है और ये अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन। यानी बाह्य इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो कौन है डी वाले, तो इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है बाहरी वाले में, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाले हो गए। इनके मध्य आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन के मध्य आपको क्या लग रहा है प्रतिकर्षण बल। क्या लग रहा है प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लग रहा है प्रतिकर्षण। उस प्रतिकर्षण के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल में कमी आती है। इसी को हम क्या कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल में जो कमी है वो कौन है अंदर के इलेक्ट्रॉनों के और बाह्य इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के कारण आकर्षण बल में कमी हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब सिरों के तत्वों में तो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो डोमिनेंट है। क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ आप देख रहे हो D1 D2 D3। बाद के मध्य के तत्वों में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, लेकिन बाद में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो रिपल्सन बढ़ गया। रिपल्सन जब इंक्रीज हो जाएगा प्रतिकर्षण तो आकर्षण बल में कमी हो जाएगी और धात्विक परमाणु त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। सेम आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या भी सेम पैटर्न फॉलो करती है। आयनिक त्रिज्या क्या है, जब आयनिक स्पीशीज जैसे आपने स्किंडियम, अब स्किंडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किसमें चला जाएगा स्किंडियम प्लस में, 2 निकाला प्लस 2 और 3 निकाल दिया तो स्किंडियम प्लस 3। स्किंडियम प्लस 3 की स्थायी अवस्था होती है। तो स्किंडियम प्लस 3 अवस्था में बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो दूरी होती है उसे आप क्या कहते हो आयनिक त्रिज्या। यानी आयंस जब स्पीशीज आयन बन जाएगी तो उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी क्या कहलाती है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में भी सेम पैटर्न है, यानी शुरू के तत्वों में तो डिक्रीज होगी, मध्य के तत्वों में स्थिर होगी और बाद के तत्वों में बढ़ने लग जाती है। ये धात्विक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या। तो आपसे कई बार ये ढाई नंबर में पूछ लेते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनिक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या की व्याख्या कीजिए। तो वहां आपको एक टेबल बनानी है। डाटा आपको याद नहीं रखना है परमाणु त्रिज्या का कितना डाटा है, आपको बस ये 2 चीजें बतानी है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव को कैसे आप समझाओगे, शुरू में कौन ज्यादा है डोमिनेंट है, बाद में कौन डोमिनेंट है। और ये आपका 2.5 नंबर का, यानी ये लिखना और इसके साथ 2-3 लाइन में आप नहीं लिखोगे, ये सीधा परमाणु त्रिज्या। ऐसे ही आपने क्या पढ़ा इलेक्ट्रॉन विन्यास। आयनन विभव सामान्यतः बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या के मान में क्या होती है कमी। आयनिक त्रिज्या के मान में कमी का मतलब बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल में वृद्धि। इसका मतलब हमें बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हमको जो ऊर्जा रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो क्या कहलाता है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा की परिभाषा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। किसी भी विलगित गैसीय निकाय से बाह्य संयोजकता कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो सामान्यतः आयनन विभव का मान डी ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है। क्या होगा आयनन विभव का मान बाएं से दाएं जाने पर क्या है बढ़ेगा। अब आप एक टर्म और पढ़ोगे, प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव। प्रथम आयनन विभव क्या हुआ स्किंडियम। स्किंडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला स्किंडियम प्लस प्लस है तो ये क्या आया प्रथम आयनन विभव। इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है बाह्य इलेक्ट्रॉन से बाह्य संयोजकता कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा का वो क्या हो गया प्रथम आयनन विभव। जब आप स्किंडियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालते हो तो ये किसमें आ गया स्किंडियम 2 प्लस इलेक्ट्रॉन।
तो ये कौन सा हो गया, द्वितीय आयन। इसको हम IP1 से लिख देते हैं, इसे हम IP2 से लिख देंगे। और स्केंडियम +2 से एक इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो ये क्या आ गया, स्केंडियम 3+, स्केंडियम 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये IP3। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की +3 अवस्था सामान्यतः अधिक स्थायी होती है। तो प्लस हम आएंगे प्रथम आयन में भी पढ़ते हैं, द्वितीय भी पढ़ते हैं और तृतीय भी पढ़ते हैं। तो सामान्य जो ट्रेंड है, जब तक स्पेसिफिक एलिमेंट का नहीं पूछे, आप क्या कहोगे कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि। बंद कर देंगे, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी,